चले हम लोग क्या चल रहे थे, हम लोग चल रहे थे वो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, राइट। और हम लोग ने पॉइंट ले लिया था, दे हैव अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, देखें इधर अपने पास क्रिस्टलाइन, इधर है अमॉर्फस, राइट, सॉलिड सॉलिड। अब सुने, शार्प और उसकी बात पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप देखें 12th क्लास के बाद आप कॉलेज में जाएंगे और केमिस्ट्री से बात, मान ले आपके पास वापस आपको एक वो पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको यूज आता है, तो हम क्या करते हैं, कैसे हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहला, अगर जो हम लोग को सॉल्ट एनालिसिस दिया जाएगा तो हम लोग टेस्ट नहीं करने लगेंगे, सबसे पहले हम उसका मेल्टिंग पॉइंट ही निकालते हैं। अब देखें, उसको निकालने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा कैसे निकालते हैं। हम लोग एक यहाँ पे एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेते हैं, इस राउंड बॉटल फ्लास्क में कोई हाई बॉइलिंग लिक्विड ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसका खुद का बॉइलिंग पॉइंट हो। ये यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क में क्या करते हैं हम लोग, इस कॉर्क के साथ, इसको पूरा सेटअप नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। नीचे से इसको बर्नर, आपके बर्नर से यहाँ पे हीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इस कॉर्क में क्या किया, थर्मामीटर यहाँ पे लगाया, थर्मामीटर, और थर्मामीटर के साथ में क्या किया, इसको डिप टच नहीं करना सल्फ्यूरिक एसिड, एक छोटी सी कैपलरी, इस छोटी सी कैपलरी में जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लेना है उसको लगा दिया, और थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझे, शार्प। मान ले कोई सॉलिड अपने पास, थोड़ी देर में मान लेता हूं NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट 823 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं अभी छोटी देर, अभी इसको कम कर लेते हैं ना तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। इसको छोड़, मैं जब मान ही रहा हूं तो ज्यादा क्यों मानूं, उसका ओरिजिनल क्यों मानूं, डुप्लीकेट मान लो। देखें, मैं मान के चलता हूं 82 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब सुने क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सुने क्या, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि ये यहाँ पे जब आप इसको हीट दे रहे हो, कि पहले इस पूरे ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस पूरे राउंड बॉटल फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और धीमे 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 टेम्परेचर ये थर्मामीटर पे रेस करेगा, रेस करेगा, रेस करेगा। सुनो, थर्मामीटर में जब 80 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तब तक कोई चेंज आपको वहां पे कैपिलरी में, जिसमें आपने जो सॉलिड है वो कैपिलरी ट्यूब में ले रखा है, उस कैपिलरी ट्यूब में कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। 81 डिग्री सेल्सियस आएगा तब भी आपको कैपिलरी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 82 पे थर्मामीटर की रीडिंग पहुंचेगी, वैसे ही वो जो सॉलिड होगा वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा 80। तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसी मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग। आई एम यूजिंग द वर्ड शार्प मेल्टिंग। Now amorphous की बात करते हैं, राइट डाउन, the amorphous solid, the amorphous solid do not have sharp melting point, do not have sharp melting point, while it have range of melting point, range of melting point. I'm using the word range of melting point. सुनो, what is this? अब इसी देखें एक्सपेरिमेंट में चेंज कर दिया मैंने, कलर चेंज कर लो, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं। अब वो सॉलिड यहाँ पे जो आपने लिया था वो पहले क्रिस्टलाइन था, अभी यहाँ सॉलिड, उस सॉलिड में बाकी सारा सेटअप सेम, अभी मैं उसमें कैपिलरी में एमॉर्फस सॉलिड ले रहा हूँ, ठीक है। अब एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो हम लोग लेंगे, मान लेते हैं वो भी 80 के आसपास ही है, क्यों आसपास वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं यूज कर रहा हूँ। सुने क्या होगा,
जब आप इसको सेम सेटअप पे रखेंगे, यहाँ से हीट देंगे और टेम्परेचर चालू होगा थर्मामीटर पे आपकी आंखें बिल्कुल एकदम रीडिंग पे लगी हुई है, और आप देखेंगे कि 80 के जब 80 पहुंचेगा, 80 से उस कैपिलरी में हल्का सा देखिएगा चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। वो जो सॉलिड होगा वो हल्का सा वेट होने लगेगा, वो लगेगा थोड़ा गीलापन आ गया। फिर उसके बाद 81 पे वो थोड़ा सा और चेंज होगा, 82 पे थोड़ा सा और चेंज होगा, 83 पे जाते जाते वो जेल टाइप में हो जाएगा, 84 में जाकर के वो मेल्टिंग पॉइंट में चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट स्टार्ट फ्रॉम 80 एंड कंप्लीट मेल्ट, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ कहाँ पे, 84 में। तो हमेशा एमॉर्फस सॉलिड का एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलो 82, मतलब वो 82 डिग्री सेल्सियस पे ही वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होल्ड करते हैं। रेंज मतलब जिस रेंज को आप दे रहे हो वहां से उसमें चेंजेस होने चालू होते हैं, और जो उसकी एंड मैक्सिमम रेंज है उस पे जाकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एनी डाउट स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर। चले अगली बात लिखते हैं, अगली नेक्स्ट पॉइंट। when the crystalline solid when the crystalline solid are cut through the knife, they always gives excess of symmetry। excess of symmetry ये क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। excess of symmetry, ना देखिए मैं ये एक सॉलिड ले रहा हूं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहा हूं, ये इट इज ऑल रफ डायग्राम। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, एमके सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सर? फाइन सर, और यू सर? इसमें एक ये पृथ्वीराज बच्चा है, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है ना। पृथ्वीराज आपने स्कूल का ही है, क्या हुआ सर? नहीं नहीं, ये इसमें सारे बच्चे अपने स्कूल के ही हैं, ये अटेंडेंस देने ही आते हैं सर। अच्छा, ये अटेंडेंस देने ही आते हैं। देखिए ये म्यूट में रहते हैं, है ना, और ये म्यूट में बस अटेंडेंस देने आए हैं। अभी हो सकता है आपको देखें तो बैठे भी रहे बेचारे, अब बैठने में भी आप ये जान नहीं पाएंगे कि यही बैठे हैं कि इनके घर का कोई और दूसरा सदस्य बैठा है। और ऐसे मानव भी है, लेकिन मानव तो क्या है कि ये टिके रहते हैं लास्ट तक। पृथ्वीराज तो इट इज अ गेम ऑफ हार्डली 5 to 10 minutes। ओके, दैट इज ओनली आई एम वंडरिंग टुडे। हाँ, और 30 बच्चे बैठे हैं जी, और उसमें 36 हैं स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ 36 है जी। ये पृथ्वीराज का इन्होंने ज्वाइन भी किया, वो जब इनको मेरे ख्याल से फोन स्कूल से गया तब इन्होंने चालू भी किया, इससे पहले तो ये आते भी नहीं थे, है ना। तो कुल मिला के आज ये मेरी निगाह में आ गया, मुझे पता चल गया कि ये बच्चा जो है वो रेगुलर नहीं है फिलहाल क्लास में। बराबर सर, ठीक है, तो वो तो अनम्यूट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तो माइक का आइकॉन नहीं है सर। नहीं, कुछ भी आप इसमें नहीं कर सकते इनको, हाँ वही है ना। तो इनको पृथ्वीराज, आर यू एबल टू ऑडिबल माय डियर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वो कुछ नहीं करेंगे सर, आप ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो गायब हो जाएंगे। पृथ्वीराज and मानव, both are there. हाँ, वो मानव का भी I'll inform to the class teacher sir, don't worry sir, I'll inform to the class teacher. चलें इधर देखें सब लोग, देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको जब भी हम नाइफ से काटेंगे या कट करेंगे तो क्या होगा कि देखें, ये मान लिया आपने ऐसे काटा, तो जो काटेंगे तो दो पार्ट में बिल्कुल इक्वल पार्ट में आपको दो फेस मिलेंगे। एक फेस आपको इधर मिलेगा, दूसरा फेस आपको इधर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फेस ऑफ सिमेट्री। दो फेस, सिमिलर फेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको डायगोनली काटेंगे, देखें ये है तो ये डायगोनल सिमेट्री दे देगा, दो डायगोनल सरफेस आपको मिल जाएंगे पूरा, है ना, पूरा सरफेस आपको डायगोनल दो फेस मिल जाएंगे। आप किसी भी तरह इसको काटेंगे तो आपको सिमेट्री मिलेगी, जो भी दो पार्ट मिलेंगे वो सिमिलर उसके होंगे। जबकि एमॉर्फस सॉलिड, देखिए एमॉर्फस सॉलिड की मैं बात करूं, सपोज वैक्स है, वैक्स को जब आप काटेंगे तो क्या होगा, नाइफ से जब उसको काटेंगे तो क्या करेगा वो, अगर वैक्स को नाइफ से काटेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अरे कोई सिमेट्री देगा? नहीं सर।
हाँ, वो पूरा इररेगुलर शेप आपको, जब आप उसको जैसे ऊपर से प्रेशर लगाओगे, देखिए मान ले थोड़ी देर के लिए ये एमॉर्फस सॉलिड है और इस पे अगर आप नाइफ से लगाएंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर इतना सरफेस यहाँ से टूट जाएगा, कोई सिमेट्री आपको नहीं देगा, कहीं जहां आप फोर्स लगाओगे उतना पार्ट वहां से गिर जाएगा नहीं। तो कुल मिला के ये जो है, लाइट डाउन यहाँ पे लिख लिया कि व्हेन amorphous solid cut through the knife, when amorphous solid are cut through the knife, they gives irregular surface, they gives irregular surface, irregular surface। चले अब आप अगले पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लगभग लगभग आप जानते हैं, लेकिन बस लिखना है आपके पास, लिखेंगे द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट, crystalline solid have definite and characteristic enthalpy of fusion। देखिए enthalpy of fusion आप पढ़ के आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत सारी आपने, तो जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आपने बताया था शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, वो फिक्स भी होगा और कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से आप सॉलिड को पहचान पाएंगे। तो राइट डाउन द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेफिनेटली डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जबकि यहां पे क्या होगा, एमॉर्फस में, एमॉर्फस में क्या होगा, they do not have definite, जी राइट ऑन, do not have definite enthalpy of fusion, enthalpy of fusion, ठीक है, क्योंकि पहले ही आपने ऊपर बता दिया है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होता है, रेंज होता है तो कभी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगी कभी कम होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे कम या ज्यादा कैसे, अब अगर आप सूरत में उसको एंथैल्पी ले रहे होगे, सूरत का टेम्परेचर अभी कुछ और होगा, अभी मेरे लखनऊ में टेम्परेचर कुछ और है, श्रीनगर में टेम्परेचर कुछ और है, तो सब जगह की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वहां के टेम्परेचर बेस्ड भी होगी, ठीक है। तो वहां पे हर जगह तीनों जगह पे जब हम उसका एंथैल्पी निकालेंगे हमारे तीनों प्लेस पे अलग अलग आएगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है। Now next और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड shows an isotopic property। देखिए एक स्पेसिफिक वर्ड है an isotopic, an isotopic property, जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा सा, ये आइसोटोप से वर्ड बना लेकिन ये आइसोटोप बिल्कुल भी नहीं है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। अब आप सुनो, आपके लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत है वो ये है कि ये एनाइसोटोपिक प्रॉपर्टी होती क्या है, ब्रैकेट पे लिख ले, लिखेंगे having different physical property from different angle, having different physical property from different angle। कभी आपने देखा है, सुनो, अरे सूरत में तो भैया, सूरत तो डायमंड का वो है गढ़, डायमंड को आपने अगर देखा होगा तो डायमंड जो, देखिए जो लोग डायमंड के उससे, जो लोग जिनका परिवार जुड़ा हुआ है वो लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, डायमंड की खास बात यह है, इसीलिए उसका वो कॉस्टली है कि आप उसको जब डिफरेंट एंगल से देखते हो तो आपको डिफरेंट रिफ्रैक्ट, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग दिखाई देता है, उसमें रिफ्लेक्शन अलग अलग आता है, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कलर की आपको चमक मिल रही होती है ना, वही एनाइसोटोपिक प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, हर एंगल से आपको अलग अलग कलर के शाइनिंग मिल रही है, दैट इज एनाइसोटोपिक प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं और कोई सॉलिड नहीं शो करता है। और देखिए डायमंड आप जानते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उधर लिखेंगे आप एमॉर्फस में, दे शो आइसोटोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोटोपिक मतलब यहां पे क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख लें, हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, कहीं से भी आप देख लें एक जैसा ही है। अब देखें एक चीज, अब इनको लास्ट में देखिए वाइंड अप कर रहा हूं, ये जो सॉलिड है इनको द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, सॉलिड ट्रू सॉलिड, और देखिए इनको हम लोग कहते हैं द एमॉर्फस सॉलिड आर सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। क्या मतलब होता है भैया सूडो का, सूडो सॉलिड का क्या मतलब होता है,
अरे सूडो सॉलिड का क्या मतलब होता है? हेलो, एनीवन इन द क्लास? सूडो मीन्स व्हाट? सूडो मीन्स व्हाट? है खुशी? खुशी, सूडो मीन्स व्हाट? आयुषी, देव, ध्रुव? फेक। फेक, यस, फॉल्स, फर्जी, धोखा। अब सुने, ये सूडो सॉलिड है, कहने के लिए सॉलिड है लेकिन ये ऐसे ही फर्जी सॉलिड है। और सुने, ये ट्रू सॉलिड मतलब इसका मतलब ये हुआ, अब आगे जो हम लोग लेके चलेंगे देखिए सूडो सॉलिड फॉल्स है, फर्जी है, धोखा है, तो इनको हम लोग ने छोड़ दिया। अब आगे की स्टडी में ये नहीं होंगे। किसको लेके जाएंगे आगे? चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, किसको लेके जाएंगे? टू whom we will proceed? जो ट्रू सॉलिड है। तो जो बच्चे ट्रू स्टूडेंट है उनके बारे में हम चिंता करेंगे। जो सूडो स्टूडेंट है, फॉल्स है, फर्जी है, धोखा है, लाइक पृथ्वीराज, वो गए, गायब हो गए सर, अब उनकी चिंता करना हम लोग ने छोड़ दिया क्योंकि वो वरीड नहीं है, वाई वी आर वरीड। तो ठीक है, तो हम लोग उसी को आगे लेके चलेंगे जो रियल सॉलिड होंगे, जो ट्रू सॉलिड होंगे, बाकी सब बेकार है। तो इसका मतलब ये हुआ आगे के चैप्टर में हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, ट्रू सॉलिड ये अमॉर्फस सॉलिड यही छूट जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज एग्जांपल. So many point I have given, although this question is there in the board examination, what is the difference between crystalline solid and amorphous? मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन लिखा दिया है, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। अब इस इतने सारे पॉइंट में आप कोई भी 2-3 पॉइंट लिख देंगे, और सुने एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है। आप कितने भी पॉइंट लिखें, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो बेकार है। तो देखिए पहला आपको बता दूं एग्जाम्पल में, जितने आप मेटल जानते हैं, जितने मेटल जानते हैं मरकरी को छोड़ करके, कौन कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ठीक, जितने आयनिक कंपाउंड आप जानते हैं, आयनिक, सुनो आपने कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जो बनाता है NaCl, जिंक सल्फेट, ये सारे आयनिक कंपाउंड, तो मैं ब्रैकेट में एज ए होल लिख दूं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक कंपाउंड जो है जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ना इधर अगर अपने लिखे, अपन इधर लिखेंगे एमॉर्फस में, देखिए एमॉर्फस में आप लिखेंगे ग्लास, ग्लास, रबर, रबर, प्लास्टिक, और देखें मैं यहां पे छोटा सा लिख रहा हूं पॉलीमर, पॉलीमर एटसेट्रा। अब देखो सुनो एक बात बताऊं, कल आपका एक आया सब्जेक्ट में कुछ चीजें डिलीट हो गई, और मेरे हिसाब से जो डिलीशन है ये टोटली सूडो डिलीशन है। सूडो मतलब फॉल्स है, फर्जी है, धोखा है। क्यों क्यों फॉल्स है सर? क्योंकि देखिए आपके जो 3 चैप्टर उन्होंने डिलीट कर दिए, उसमें पॉलीमर, अब देखिए पॉलीमर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, पॉलीमर, पॉलीमर, अगर एमॉर्फस की बात कर रहे हैं तो पॉलीमर की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी अगर क्वेश्चन यहाँ पे पॉलीमर से रिलेटेड अगर खड़ा कर देंगे, आपको लगेगा अरे यार पॉलीमर तो हटा दिया गया था, क्वेश्चन कैसे आ गया? क्योंकि सॉलिड आप पढ़ के जा रहे हो, सॉलिड चैप्टर पिछले साल नहीं था, इसको ऐड कर दिया। उसी तरह एक चैप्टर केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ लगा दिया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर का जो यूजेस पढ़ेंगे वो यूजेस ही केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ था। तो कुल मिला के क्या हुआ, मेंटली हमको लग रहा है कि 30% सिलेबस रिलीज हो गया, डिलीट हो गया, हमें थोड़ा सा मेंटल टेंशन कम हो गया, चलो थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, बस एज ए चैप्टर हमको उस चैप्टर में नहीं जाना पड़ेगा, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए मैंने आपको अभी दे दिया, देखिए प्लास्टिक की बात की, ये पॉलीमर है, रबर ये नेचुरल पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा और ये उसमें भी आएगा, ठीक है, तो इस तरह की आएगी। तो ये सारे ये सूडो सॉलिड्स हैं, इनको हम यही छोड़ देंगे, आगे लेके सिर्फ चलेंगे क्लासिक वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। तो अगली हेडिंग आपके पास बनती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अब हम लोग अब एमॉर्फस सॉलिड की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब सवाल था कि अब ये क्रिस्टलाइन जो देखिए, अब इससे पहले भी अभी हम लोग लिखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड था, उसमें आपने कहा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, एमॉर्फस सूडो था, इसलिए एक एक चीज छूटती चलेंगी हम लोग की, तो एमॉर्फस वहीं पे छोड़ दिया। अभी आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। अब जो हम लोग यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका बेस क्या है, तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of the nature of intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction between their constituent particles, between their constituent particles, ये constituent particle बता चुका हूं, एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स, जिसकी बात भी आप कर रहा हूं, constituent particle. The crystalline solid are of four types. Number one molecular solid, molecular solid. Number two, ionic solid, ionic solid. Number three, metallic solid. Number four, covalent solid, covalent solid. और इनको एक चीज और बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क। अभी आपके पास आएगा तब बात करेंगे नेटवर्क सॉलिड। क्यों नेटवर्क सॉलिड बोल रहे हैं? नेटवर्क वर्ड नहीं है, नेटवर्क सॉलिड। तो पहली हेडिंग आपके पास बनती है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड पहली आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर। अब लिखेंगे the solid whose constituent particles are held together by intermolecular force of attraction, whose constituent particles are held together by intermolecular force of attraction. अब मैं 2 मिनट रुकूंगा, यहाँ पे 2 मिनट रुकूंगा। सुने, 11th क्लास में बॉन्डिंग में भी पढ़ा था आपने, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन 2 तरह के थे, एक था आपके पास वेंडरवॉल फोर्स, और दूसरा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुने, इस वेंडरवॉल फोर्स में भी 4 कैटेगरी थी, मैं आपको याद दिला दूं, मैं यहां बताने नहीं जा रहा हूं। 4 कैटेगरी थी, एक था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, तीसरा था हमारे पास डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन, और चौथा था इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, वो 4 कैटेगरी। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, दे हैव आइदर वेंडरवॉल फोर्स, अमंग दिस कोई भी 4 में से एक फोर्स लग रहा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी। तो such type of crystalline solid are called molecular solid. And for example, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने पास है आइस। अब देखिए यहां का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स है तो आइस में आप जानते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, नहीं? अब सुनो, सॉलिड ना, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप ड्राई आइस भी बोलते हो, ड्राई आइस। इज इट क्लियर नाउ? बात समझ में आ गई? एक्सेट्रा बहुत सारे इस तरह के हैं, और इस तरह के जो सॉलिड होंगे whose constituent particles are molecules and they are held together by intermolecular force of attraction, that is either hydrogen bonding or van der Waals force, are known as molecular solid. Any doubt students? No sir. अब उसमें एक अलग बात है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर हम लोग बाइफरकेट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होंगे, वो सब उसको आगे बहुत ज्यादा डिटेल में की जरूरत फिलहाल नहीं, ठीक है?
तो अभी जो है उसकी बात करते हैं। चलो नंबर नेक्स्ट भी है आयनिक सॉलिड। Ionic solid whose constituent particles are ions, whose constituent particles are ions, whose constituent particles are ions, and then the whose constituent particles are ions, which are held together by strong electrostatic force of attraction, by a strong electrostatic force of attraction, are known as ionic solid, are known as ionic solid। देखो अंदर जो हम लोग सॉलिड में पढ़ेंगे वो ज्यादातर आयनिक सॉलिड ही है, आयनिक सॉलिड है, और दूसरा भी है, अभी अगला भी आ रहा है, उसके ज्यादातर मैंने वर्ड यूज किया, ज्यादातर वो यहाँ पे आयनिक सॉलिड है। और क्या है उसके भी अगला आ रहा है, अगला देखिए मेटालिक आ रहा है, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। और ये जो देखिए दो सॉलिड आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड और ये कोवेलेंट सॉलिड, वो भी यही छूट जाने वाले। तो फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड के एक एग्जांपल दे दो भाई, कोई जानते हो? एक एग्जांपल आयनिक सॉलिड का, क्लास 12C, एक एग्जांपल आयनिक। यस यही इसी का इंतजार तो आपके घर में आप डेली खाते हैं, बगैर नमक के आपका काम ही नहीं चल सकता, NaCl। अब इसके बाद आप जितने भी आयनिक कंपाउंड जाते हो सब, KNO3, LiF, नहीं, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सब कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। नाउ नंबर 3 मेटालिक सॉलिड, metallic solid, whose constituent particles are metal, whose constituent particles are metal, whose constituent particles are metal, which are held together by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ऊपर वाला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक था, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैं एक बात यहाँ रुकूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो अट्रैक्टिव फोर्स दो अपोजिट आयंस के बीच में लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। which are held together by electrostatic force of attraction between, मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि 11th में मैं पढ़ा के नहीं ला रहा हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, between the metal ions, between the metal ions, ब्रैकेट में लिखे, इनको कहते हैं called cores और kernels, cores और दूसरा वर्ड यूज करते हैं kernels। ये हम लोग मेटालिक बॉन्ड 11th क्लास में पढ़ के आते हैं। cores और kernel immerse ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद immerse in a free electron sea और electron clouds, electron sea और electron clouds और क्लाउड, कमा यहाँ लिख लेंगे, यही इसी को मेटालिक बॉन्ड भी बोलते हैं। whose constituent particles are metal and which are held together by electrostatic force attraction between the metal ions, जिनका नाम आपने दिया कोर्स और कर्नल्स, and free electron sea, फुल स्टॉप। अब देखें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, जितने मेटल आप जानते हो सब। अब देखो यहाँ पे मैं मरकरी को नहीं अवॉइड करूंगा, मरकरी भी, लेकिन क्या मरकरी जो है वो -74 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड स्टेट में रहती है और उसके नीचे जाकर वो सॉलिड में चेंज होती है, ठीक है। तो सॉलिड में जहां चेंज होगी वहां से हम देखेंगे। तो यहाँ सारे मेटल, और मरकरी भी हमारे लिए एक मेटल है। जितने मेटल आप जानते हो, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा। द लास्ट वन में अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। द लास्ट वी हैव कोवेलेंट सॉलिड, फोर्थ कोवेलेंट सॉलिड, यहां पे पहले बार लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम
which are held together by a covalent bond, क्योंकि आप कह ही रहे हो कोवेलेंट सॉलिड, by a covalent bond, full stop. Now they are also known as network solid or joint molecules, I'm sorry, कुछ गड़बड़ हो गई, joint molecules, that is JIANT, joint molecule. joint मतलब जिसको आप कहते हो नहीं वो क्या बोलते हो इसको, चलो फिर बताऊंगा, अभी दिमाग में आएगा, जेंट मॉलिक्यूल्स. ना फॉर एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल आ गए आपके पास. फॉर एग्जांपल वी हैव अ डायमंड, सिलिका, जी सिलिका, ग्रेफाइट, सिलिका, so many this type of crystal are there. ठीक है, सिलिका दैट इज सिलिकेट, SiO2 सिलिकेट बोलते हैं इनफैक्ट वो, ठीक है. और बहुत सारे हैं इसमें, बोरॉन नाइट्राइड भी होता है, Bn, उसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, एटसेट्रा. सबसे बड़ी बात है कि सब लोग जो है वो बनाते नहीं है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड सब लोग बनाते नहीं है, ठीक है. एक सिलिकॉन कार्बाइड भी उसी में आ जाता है. देखिए अभी हम लोग को यहाँ पे दिक्कत उसकी नहीं है, हम लोग को यहाँ पे इसकी इन दोनों की बात करनी है, डायमंड एंड ग्रेफाइट. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पहले लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट. ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑल्दो डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रॉप्स, ऑल्दो द डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रॉप्स. मैं होल्ड करूंगा यहाँ पे. व्हाट इज एलोट्रॉप्स, व्हाट इज एलोट्रॉप्स, क्लास 12C, व्हाट इज एलोट्रॉप्स. अभी Same chemical property, elements with same chemical properties but different physical properties. yes. For example, diamond and graphite, sulfur rhombic, sulfur monoclinic, अभी हम लोग यूज करके आ रहे हैं. Very good. Now, although diamond and graphites are allotropes, but they have different properties. और जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है. अब देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफरेंस बता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, उसको दूसरी तरह भी लिख लें, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट. ठीक है, दोनों में एक बात बता दूं, सिमिलरिटी क्या है, दोनों कार्बन है, और ये कहते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, क्यों है, उसकी बात करते हैं. तो पहले आप लिखेंगे नंबर 1, इन डायमंड द कार्बन इज sp3 hybridized, कार्बन इज sp3 hybridized, while in graphite the carbon is sp2 hybridized. क्या मतलब हुआ बेटा इसका, क्या मतलब हुआ, बोलो ना भाई, ये क्या है, ये sp3 और sp2 क्या है, इसका मतलब क्या हुआ. यार बोलते नहीं हो तुम लोग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई ना बोलना. नहीं बोलोगे तो मैं आगे भी, मैं भी पढ़ा के सीधे सीधे चलूंगा, मैं क्यों आगे उसको एलिबरेट करूंगा. नहीं बोलना है, चलो छोड़ो. हाँ, अरे कुछ ऐसा बोलो क्या समझ भी आए लोगों को. ये हाइब्रिडाइज का क्या मतलब, हाँ, bonded to single carbon और ये हाइब्रिडाइज का क्या मतलब हुआ. हाइब्रिडाइज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर 11th क्लास में, बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन है ना.
अबे तुम लोग तो बिल्कुल एकदम फीस माफ है क्या केमिस्ट्री में तुम लोग की? बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है भाई। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या फर्जी छेड़ने के फायदे में। हाइब्रिडाइज का मतलब उसकी इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है sp3 है, वहां पे कार्बन है, दोनों में कार्बन। ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। और सुनो, sp2 सॉरी, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है मतलब वहां पे उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल, और एंगल होगा उसके बीच का एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और सुनो, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब उसका ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल है 120। अब इसका दोनों में अंतर बता दें। यहाँ पे कार्बन की तीनों ऑर्बिटल जो है px py pz तीनों यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि वहां पे एक p जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो खाली है, खाली। और खाली है तो क्या करेगा अभी बताता हूं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक p पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग में। और सुनो, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहाइड्रल है, तो इसका ना डायमंड में जो एक कार्बन के चारों तरफ जो 4 कार्बन है, वो 4 कार्बन देखिए टेट्राहाइड्रली अटैच है। मैं एक ये सेंट्रल कार्बन ले रहा हूँ, ये सेंट्रल, इसको बीच में मान ले रहा हूँ। बाकी जो 4 कार्बन है वो उससे अटैच है, मैं उनको ले रहा हूँ। देखें, वो टेट्राहाइड्रली ऐसे अटैच है एक दूसरे से, और हर एक के बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, और इसी को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहाइड्रल कोई भी टेट्रा लिखने की यार छूट जाने से यही होता है, स्पेलिंग उसमें बढ़ेगा। टेट्राहाइड्रल, इसी तरह ये यहाँ पे टेट्राहाइड्रली अटैच है, कोई भी इसकी ऑर्बिटल खाली नहीं है। जबकि सुनो, जब इसकी बात करें ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब सुनो क्या हुआ। अब देखिए, यहीं से स्ट्रक्चर, यहीं से सारी प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की जनरल होने लगे। यहाँ पे एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से अटैच है, हर एक कार्बन, मैं यहाँ देखिए दिखा रहा हूं आपको, हर एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से अटैच है। ये बाकी इधर से एक्सटेंड कर रहा है, वो मेरे पास बनाने के लिए स्पेस नहीं है, बस इतना ही बना पाऊंगा। देखिए, हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। एक ऑर्बिटल सब में खाली है, एक ऑर्बिटल सब में खाली है, और खाली होने से उसका क्या रिजल्ट होगा भी बताऊंगा। अब देखिए, जब टेट्राहाइड्रली इस तरह अटैच होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, देखिए इस तरह, लाइक दिस, इस तरह का। अब ये दिस इज वन लेयर, ये लेयर है, फर्स्ट लेयर है। अब इसी तरह मैं देखिए दूसरी लेयर बना रही रहा हूं, मैं सीधे सीधे दिखा रहा हूं। अगर दूसरी लेयर ऐसे बना रहा हूं, उसमें सी नहीं दिखा रहा हूं, ये दूसरी लेयर है, एंड सो ऑन। एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में गैप है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक लेयर से दूसरी, सारी प्रॉपर्टी में डिफरेंस इसीलिए है डायमंड और ग्रेफाइट में। अभी मैं पीछे बता चुका हूं, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, और जबकि ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है, और इसीलिए यूज किया आता है वो एज अ सॉलिड लुब्रिकेशन के काम आता है। ये देखिए, ये दिस इज अ लेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड लेयर। और इसी तरह यहाँ इनफाइनाइट लेयर्स आ सकती हैं। अब सुने, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वेंडर वॉल फोर्स का अट्रैक्शन है। मतलब इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं वेंडर वॉल फोर्स। वेंडर वॉल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, और जहां कोई फोर्स नहीं लगता वहां वेंडर वॉल फोर्स लगता है। अब सुनो, ड्यू टू दिस लेयर लाइक स्ट्रक्चर, due to this layer like structure, the graphite is soft and used as solid lubricant. lubrication आप जानते हो, आप ग्रीस एंड ऑयल लगाते हो। और सुनो, ग्रेफाइट भी लुब्रिकेशन के काम आता है, लेकिन कहां पे आता है मैं बता दूं, ये कॉस्टली लुब्रिकेशन पड़ता है। तो जो एयरक्राफ्ट इंजन है वहां पे ऑयल और ग्रीस से ऑयलिंग नहीं करते हैं। जैसे आप अपनी साइकिल में ऑयल एंड ग्रीस लुब्रिकेशन कराने में, जब बरसात के दिनों में पानी में उसमें जंग लग जाता है तो उसमें ऑयल एंड ग्रीसिंग कराते हो, है ना।